डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बारामती प्लेन क्रैश केस में बड़ा मोड़, अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत मामले में साजिश के आरोप के साथ 0 एफआईआर दर्ज। भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में दर्ज कराई 0 एफआईआर, तकनीकी खराबी के बजाय साजिश की आशंका जताई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ऐलान, 2029 तक झारखंड की टीबी मुक्त बनाने का किया ऐलान। राज्य में 1200 डॉक्टरों और 7500 एएनएम जीएनएम की होगी नियुक्ति। मेडिकल अफसरों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सौंपा नियुक्ति पत्र, 2029 तक झारखंड होगा टीबी मुक्त। खगड़िया में अपने पैतृक गांव पहुंचे चिराग पासवान। चिराग ने अपने दिवंगत चाचा अर्जुन पासवान को दी श्रद्धांजलि। पशुपति कुमार पारस का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भावुक हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2029 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का ऐलान करते हुए राजधानी रांची में कल कई बड़ी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में 1200 डॉक्टरों और 7500 एएनएम जीएनएम की नियुक्ति का भी ऐलान किया है। बता दें कि ये बातें उन्होंने मंगलवार को रांची में नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में विश्व यक्ष्मा दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम में आयोजित को संबोधित करते हुए कही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा आधारित चयनित मेडिकल अफसरों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा और कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना भी है। जबकि मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सभी नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति पर पारदर्शिता के दावे भी किए। भारत सरकार द्वारा लाए गए रेयर डिसीज पॉलिसी के तहत झारखंड और बिहार सहित पूरे प्रदेश भर में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाया जा रहा है, जिससे झारखंड स्वास्थ्य केंद्रों को अवगत कराने के लिए पटना एम्स ने रांची स्थित आरआईएमएस में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान एम्स के एचओडी और आरआईएमएस के सीनियर पेडिट्रिशियन ने एपीएन न्यूज से बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ये रेयर डिजीज को लेकर जो ये वर्कशॉप चलाया जा रहा है, इसी क्रम में बात करने के लिए रांची रिम्स के पेडियाट्रिक विभाग के हेड और डॉक्टर पार्था कुमार चौधरी हमारे बीच है। उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी वो देते हैं। हम सब जानते हैं कि देखिए, नॉर्मल जो कॉमन बीमारी है उनके देखभाल के लिए तो सब डॉक्टर है ना, लेकिन जो रेयर डिजीज है ये बहुत ट्रीटमेंट कॉस्टली भी होता है और लाइफ लॉन्ग होता है और इसका डायग्नोसिस करने में भी परेशानी आती है। तो क्या उपाय है इसके लिए? हमारे जैसे रिम्स टर्सरी केयर सेंटर, यहाँ के डॉक्टर सक्षम भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे उतने फैसिलिटीज है। जैसे इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका फैसिलिटी रिम्स में है। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए, पेडियाट्रिशियन होना चाहिए, जेनेसिस्ट होना चाहिए, वो भी फैसिलिटीज यहाँ है। हम लोग इसका यहाँ डायग्नोसिस भी करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे रिम्स में 2 डिजीज का ऑलरेडी रेयर डिजीज का ट्रीटमेंट चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रेयर डिजीज है, कॉमन डिजीज नहीं है। ये कहना है कि जागरूक होना इसे लेकर काफी आवश्यक है, ये कहना है डॉक्टर पार्था चौधरी का। इस वक्त हमने आपको बताया रांची रिम्स में किस तरीके से रेयर डिजीज के बीमारी के से जूझ रहे बच्चों का इलाज भी चल रहा है। लगातार प्रयासरत है रिम्स इसे इस बीमारी को लेकर लोगों को अवगत कराने के लिए, जागरूक कराने के लिए। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं रांची से नमस्कार।
झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति की बैठक बोकारो के सर्किट हाउस के सभागार में हुई, जहां माननीय द्वारा 52 मामलों को माननीय द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न और प्राप्त आवेदनों के आधार पर गंभीरता चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह चंदन क्यारी विधायक उमाकांत राजक द्वारा की गई, जहां मौके पर कमेटी के सदस्य सह बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, दूसरे सदस्य सह मांडू विधायक निर्मल महतो के अलावा बोकारो जिले के उपायुक्त अजयनाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार के साथ साथ जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न आवेदनों, शिकायतों एवं सुझावों की क्रमवार समीक्षा की गई। घंटों चली मीटिंग के दौरान समिति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त निवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिन मामलों में लापरवाही पाई गई, वहां संबंधित विभागों को जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया गया। बताते चले कि निवेदन समिति ने विशेष रूप से जनहित से जुड़े मुद्दों जैसे जिले में हो रहे अवैध खनन, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए समिति के सभापति उमाकांत रजक ने कहा कि बैठक गोपनीय है, इसलिए ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन विधानसभा में 52 निवेदन माननीय द्वारा रखा गया है, जिस पर यह समिति जांच कर आगे रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झींक पानी प्रखंड में 53 करोड़ की लागत से बना पानी टंकी अब नहीं हुआ है चालू। इस कारण ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने कहा कि झींक पानी प्रखंड में बने पानी टंकी में पानी तांत नगर से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। तांत नगर में काम पूरा होने में अभी और 6 महीने लगेगा। वहां काम पूरा होने के बाद यहां भी पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वहीं जिला परिषद सदस्य जॉन मीरन मुंडा ने कहा, ये पानी टंकी बनाना एक अच्छी पहल थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। झामुमो सरकार की राज में योजना के नाम पर घोटाला किया जाता है। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक के स्थित अपने कार्यालय में एक जनता दरबार का आयोजन किया, जहां रांची के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए। इस दौरान उपायुक्त ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कई महत्वपूर्ण मामलों का ऑन स्पॉट निदान किया, जिससे नागरिकों को तत्काल राहत मिली। इसके अलावा शेष समस्याओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसरित कर दिया, ताकि उनका शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से भूमि संबंधी विवाद, राजस्व मामलों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बनने, आधारभूत सुविधाओं जैसे जल, बिजली, सड़क आदि, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास योजना एवं अन्य लोक कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसे लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी प्राप्त शिकायतों, आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करें तथा नागरिकों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, रांची जिला प्रशासन समाहरणालय में सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई करती है, जनता दरबार। और आज सुबह से ही हम लोगों ने यहाँ जन सुनवाई कर रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वो लोग भी ऑनलाइन यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्टेड है और वो लोग अपने काम भी कर रहे हैं और यहाँ जो समस्याएं जो आ रहे हैं, हम लोग जो निर्देश दे रहे हैं उनको सुन भी रहे हैं। और जिला प्रशासन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर समस्या के, विशेषकर ग्रामीण इलाके के जो आते हैं, उनको त्वरित हम लोग निष्पादन करें। और आज जो मामले आए थे जो ग्रामीण इलाके में, तो विशेषकर किसी का जैसे पंजी टू सुधार का हो गया या म्यूटेशन समय नहीं हुआ या जमीन जो है गलत व्यक्ति के द्वारा दखल कब्जा हुआ, इस तरह के मामले भी आए हैं, तो उनको भी हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
रांची जिले में एलपीजी गैस की किल्लतों के बीच रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज अपने कार्यालय कक्ष में एक उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रांची मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे, डीएसपी मुख्यालय अमर कुमार पांडे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने पीएम के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा कि यह समय की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का संदेश पूरी तरह सार्थक है और पूरे देश ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। देश आज एक बार फिर संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से एकजुट रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह कोरोना महामारी के समय देश ने एकजुटता दिखाई थी, उसी तरह वर्तमान संकट में भी पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। प्रेम कुमार ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध और संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आह्वान और भी महत्वपूर्ण बन गया है। बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विशेष पैकेज और सहायता पर चर्चा करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, बिहार को लगातार विशेष पैकेज और सहायता मिल रही है। यह कदम राज्य के विकास के विजन को साकार करने में मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन प्रधानमंत्री पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लंबे समय तक राजनीतिक पद पर बने रहने पर प्रेम कुमार ने कहा कि यह स्वागत योग्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में दिवंगत अपने चाचा अर्जुन पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के शहर बनी स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले चिराग पासवान ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया और भावुक होकर गले लगकर रो पड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित थे। चिराग पासवान और उनके चाचा आमने सामने हुए। चिराग ने अपने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने छोटे भाई प्रिंस राज से भी मुलाकात की। पारिवारिक मेलजोल और भावनाओं के इस खास मौके ने सबका दिल छू लिया। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में भागलपुर जिले के कजरैली प्रखंड के केलापुर गांव की जुड़वा बहनें साक्षी और सृष्टि ने विज्ञान संकाय में जिला टॉपर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। भागलपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्राएं रही हैं। साक्षी को 92% तथा सृष्टि को 92.2% अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों बहनों के अंक लगभग समान हैं, जो उनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। इस उपलब्धि से केलापुर गाँव में खुशी का माहौल है और लोग परिवार को बधाई दे रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिसिया इकबाल को ठेंगा दिखाते हुए खून की होली खेली। गरहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में एक बाइक सवार बदमाशों ने एक पिता की उनकी बेटी के सामने ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक हरि भगत अपने बेटे के साथ खेत से गेहूं की दौनी करवाकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वे मुरादपुर स्थित बुझावन भगत स्कूल के पास पहुंचे, एक बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका। अपराधियों ने बेहद करीब से हरि भगत के सिर में दूसरी गोली मारी और मौके से फरार हो गए। पूर्व मंत्री राम सूरत राय घटना की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे और अपने समर्थक का शव देखकर भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए वे फकक कर रो पड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने घटनास्थल और अस्पताल का मुआयना किया।
सिवान जिले की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के लाहेजी गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 2 इनामी और शातिर अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लाहेजी गांव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसआईटी की टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घेरा देकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोर्चा संभाला और आत्मविश्वार से गोलियां चलाईं, जो दोनों अपराधियों के पैर में लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अपराधियों पर लूट और हत्या जैसे करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और पेपर लीक के प्रकरणों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय युवाओं का भविष्य चौपट हो गया था। गहलोत इंतजार शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता को केवल इंतजार सत्र ही दिया। भ्रष्टाचार पेपर लीक पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इंतजार शस्त्र की बजाय कर्मशास्त्र पर नीति और नियत के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को उज्जवल भविष्य देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार बनने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन करते हुए पेपर लीक के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की। 350 से ज्यादा पेपर लीक के आरोपों को जेल में डाला। आगे भी राज्य सरकार की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शिता के साथ 351 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं। युवाओं को 1.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। युवाओं को नौकरी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कांग्रेस के नेताओं को जेल भी जाना पड़ रहा था। वहीं राजस्थान की जनता का राज्य सरकार पर विश्वास है, क्योंकि भजनलाल हैं तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबर का, जहां अजित पवार बारामती प्लेन क्रैश में नया मोड़। रोहित पवार ने बेंगलुरु में दर्ज कराई 0 एफआईआर। बारामती विमान हादसे में अजित पवार की मौत को लेकर साजिश का आरोप लगाते हुए रोहित पवार ने बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में तकनीकी खराबी के बजाय साजिश की आशंका जताई गई है। बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में अजित पवार की विमान दुर्घटना को लेकर रोहित पवार की तरफ से 0 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में विमान हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़ी आपराधिक साजिश बताया है और गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में विमान ऑपरेटिंग कंपनी पर उड़ान रिकॉर्ड में हेराफेरी और पायलट के पिछले शराब निलंबन में मामले उठाए गए। अजित पवार की बारामती विमान हादसे में हुई मौत को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज की गई। यह शिकायत 23 मार्च को उनके भतीजे रोहित पवार की तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़े आपराधिक साजिश का नतीजा बताया गया। यह हादसा 28 जनवरी 2026 को हुआ था, जब बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 VT SSK का प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के बाद बारामती एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतकों में अजित पवार के अलावा पायलट सुमित कपूर, को पायलट संभवी पाठक, एयरलाइन स्टाफ पिंकी माली और पुलिस अधिकारी विदीप जाधव शामिल थे। शिकायत में विमान ऑपरेटिंग कंपनी पर फ्लाइट रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में किया गया है। इसमें देश भर के करीब 3000 जनजातीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ वासियों को 7 खेलों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस दौरान पुरुष और महिला वर्गों में हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं होंगी। इस दौरान रायपुर में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की तैयारी देखने पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तैयारियों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस 1 दिवसीय कार्यशाला को 2 सत्रों में आयोजित किया गया। बलरामपुर जिले में विकास की नई पहल शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने क्षेत्र में 52 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से 10 ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लेलौटी गांव सहित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सड़क, पुलिया और खेल मैदान जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की जा रही हैं। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र में हुए विकास और नई पहलों की जानकारी आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, नई पहलों एवं उपलब्धियों पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में कई अहम बदलाव और योजनाओं को लागू किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि अब दिल्ली से लखनऊ की यात्रा केवल 5 से 6 घंटे में संभव है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और उनकी पत्नी ने हाल ही में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर दंपति ने मंदिर में दर्शन किया और नवविवाह जीवन की शुरुआत के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के सेवायत नितिन सांवरिया गोस्वामी ने उन्हें माला, दुपट्टा और प्रसाद देकर स्वागत किया। इस मुलाकात में कुलदीप यादव ने परिवार और करियर में खुशहाली की कामना के साथ आभार व्यक्त किया। मंदिर में कुलदीप यादव का यह दौरा न केवल उनके लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक खास पल साबित हुआ। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।